हाँ जी, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मन शिक्षा हब पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी टर्न्स आउट टू बी डैश व्हेन द डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब कि वस्तु की मांग डैश हो जाती है जब वस्तु की मांग की मात्रा उसकी कीमत में परिवर्तन का जवाब नहीं देती। कहने का मतलब है कि जब किसी वस्तु की कीमत है वो परिवर्तित हो रही है, ठीक है, या बढ़ रही है या कम हो रही है, लेकिन जो मांग का है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, मांग वहीं की वहीं स्थिर है, तो वो कौन सा केस है उसमें। कल मैंने आपको क्या बताया था, इलास्टिसिटी बताया था, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या बताया था, लचकपन, लचकपन बताया था। लचकपन का मतलब होता है कि वो कितना और कीमत पर बढ़ने से या कीमत पर घटने से उस पर कितना असर पड़ रहा है। अगर तो उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है तो हम ये बोलते हैं कि इसकी जो डिमांड है वो इलास्टिक है। अगर उस पर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हम क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक है ना, अलचकदार है, ठीक है। तो अब इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो ये क्या है, अलचकदार है पूरी तरह से। बेलोचदार भी बोल सकते हैं, अलचकदार भी बोल सकते हैं। तो वो क्या है, पूरी तरह से बेलोचदार है कि उसका कीमत पर उसकी डिमांड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब जो ये इलास्टिसिटी वाला है या लचकपन वाला जो टॉपिक है डिमांड वाला, वो मैं आपको ग्राफिकली समझा देती हूँ। अब आप देखो 5 केस देखोगे आप, ठीक है, 5 केस देखिए। सबसे पहला केस है अपना परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। वैसे तो आपको पता है कि जो आपका डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोप होता है, ठीक है। लेकिन जब बात आ जाती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, ठीक है, मांग की इलास्टिसिटी की बात आ जाती है, अगर तो जो वो मांग है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। परफेक्टली इलास्टिक है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा उस पर फ़र्क पड़ता है, इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा। अब कहते हैं ना, इलास्टिक खींचते हैं हम इलास्टिक को, तो एकदम से बहुत ज़्यादा खींची जाती है ना इलास्टिक। जो ज़्यादा इलास्टिक खींची जाएगी वो क्या होगी कि उसमें थोड़ा सा खींचने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। उसी तरह जिस पर प्राइस पर कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े, कम हो या ना हो, फिर भी वो डिमांड है, फिर भी उसकी जो डिमांड है वो कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है। तो ये कौन सी चीज़ हो गई है, ये हो गया हमारी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वाली चीज़ हो गई है। क्योंकि इसमें कीमत का कोई फ़र्क, कीमत बढ़ भी नहीं रही कम भी नहीं हो रही, फिर भी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा लचकदार है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक है। दूसरा केस हमारा कौन सा आ जाता है, परफेक्टली इन इलास्टिक का, जिसके अंदर क्या है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहा है, प्राइस बहुत ज़्यादा कम भी हो रहा है, लेकिन जो हमारी मांग है ना उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो उतनी ही है, ठीक है, वो उतनी की ही उतनी है। इसका कौन सा केस बता सकती हूँ, इसका आपको मैं बता सकती हूँ दवाइयों वाला केस, ठीक है। किसका, हमारी जो दवाइयाँ हैं उसका प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए, जितना मर्जी कम हो जाए, उसकी मांग जितनी है उतनी ही रहेगी। जिस इंसान ने वो दवाई खानी है वो खाएगा, वो छोड़ेगा नहीं। तो वो कौन सा केस हो गया, परफेक्टली इनइलास्टिक का हो गया, कि बेलोचदार है, उसके ऊपर कीमत का कोई असर नहीं पड़ रहा। फिर तीसरी बात आ जाती है हाईली इलास्टिक डिमांड। जब हाईली इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि जब हम वृद्धि तो कम कर रहे हैं या फिर कटौती तो कम कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। जैसे कि हम 10% से ही वृद्धि कर रहे हैं कीमत पर लग, ठीक है, लेकिन जो मांग है वो क्या हो जाती है, 20% से कम हो जाती है। मांग क्या है, 20% से कम हो जाती है। कीमत में क्या हुई, 10% से वृद्धि हुई, लेकिन मांग में 20% की कटौती होगी। तो ये कौन सा केस हो गया, ये कौन सा हो गया, हाईली इलास्टिक डिमांड का। 10/20 करो, सॉरी 20 जब आप 10 करोगे तो आपका क्या आएगा, 2 आएगा। तो वो क्या है, एक से 2 क्या है, ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाई इलास्टिक डिमांड, ठीक है। मोर देन 1, इसको मोर देन 1 भी बोल सकते हैं, मोर देन यूनिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 को यूनिटी से दर्शाया जाता है यहाँ पर। उसी तरह हमारा दूसरा केस है लेस इलास्टिक डिमांड, जिसके अंदर क्या होता है, हम जो थोड़ी कम होती है, मतलब कि हमने 10% से वृद्धि करी थी कीमत पर, लेकिन जो डिमांड में कमी सिर्फ 5% की आई, ठीक है, डिमांड में कमी सिर्फ 5% की आई। तो ये क्या है, कम इलास्टिक है, कम लोचदार है ना, कम है, ठीक है। कीमत पे इतना, सॉरी, मांग पर इतना फ़र्क नहीं पड़ा प्राइस का। तो ये क्या है, कम लोचदार है। तो ये क्या है, 5/10 करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 0.5% आएगा। ये क्या है, 1 से कम है, तो ये लेस देन यूनिटी भी इसको बोल देते हैं, ठीक है, और इसको लेस इलास्टिक भी बोल देते हैं और लेस देन यूनिटी भी बोल देते हैं। उसके बाद है अपना फिफ्थ केस, जिसके अंदर क्या है, फिफ्थ केस ये है जिसके अंदर क्या है, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब है कि जितना जितना प्राइस बढ़ रहा है उतनी ही कीमत कम हो रही है।
उतनी ही मांग कम हो रही है। 10% से अगर प्राइस में क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, तो जो हमारी मांग है वो भी क्या है 10% से ही, 10% से ही कम होगी। तो इसके अंदर जो इलास्टिसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, 10/10 1 बनेगी, 1 के बराबर आएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं और इक्वल टू 1 भी बोल सकते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला मैंने आपको साथ में ही समझा दिया। उसके बाद आ जाता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द मैंशनड ऑप्शन इज नॉट ए काज ऑफ चेंज और शिफ्ट इन डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट। ठीक है, डिमांड कर्व में क्या होती है, शिफ्ट होती है। मान लीजिए डिमांड कर्व अपनी ऐसी है, डिमांड कर्व ऐसी है, इसके अंदर शिफ्ट होना, या तो आगे की तरफ शिफ्ट होना या पीछे की तरफ शिफ्ट होना, तो वो किन कारणों से होगी, और उसमें क्या बोला, इनमें से कौन सा कारण ऐसा है जो बदलाव नहीं करेगा। सबसे पहला, व्हेन द सब्स्टिट्यूट प्राइस इज चेंज। ठीक है, जब स्थापन कीमत में बदलाव होगा तो ऑफिस उस केस में क्या होगा, उस केस में तो जो हमारी डिमांड है वो बदलेगी ना। ठीक है, डिमांड कर वो बदलेगी, या तो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी या बड़े पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये तो कारण है बदलाव होने का। दूसरा कारण है व्हेन देयर इज ए चेंज इन प्रोडक्ट प्राइस, जब उसकी कीमत में क्या हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए या गिरावट आ जाए। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जब उसकी कीमत में बढ़ोतरी होती है, ठीक है, या उसकी कीमत में कटौती होती है, तो डिमांड कर्व क्या है, या तो ऊपर की तरफ जाती है या नीचे की तरफ जाती है। वो शिफ्ट तो नहीं होती, आगे की तरफ तो नहीं जाती ना पीछे की तरफ जाती, वो सिर्फ क्या होती है, यहाँ पर स्लोप ही बनाती है अपना जब उसकी कीमत में होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट प्राइस की वजह से तो वो क्या होगी, या तो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी सब्स्टिट्यूट प्राइस में भी, स्थापन कीमत में, या तो वो आगे की तरफ जाएगी या वो पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, अगर उसकी आय भी कम ज़्यादा हो रही है, अगर उसकी आय ज़्यादा हो रही है उसमें भी क्या है, वो शिफ्ट होएगी, या तो आगे की तरफ शिफ्ट होएगी। जो अगर उसकी आय ज़्यादा हो रही है तो वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, अगर उसकी आय कम हो रही है तो वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, डिमांड कर्व है। सो इसका आंसर क्या आएगा, प्रोडक्ट प्राइस वाला ही आंसर आएगा, क्योंकि उसी के अंदर क्या होगा, जो डिमांड कर्व है वो क्या होगी, शिफ्ट नहीं होगी, वो सिर्फ स्लोप बनाएगी, या तो ऊपर की तरफ जाएगी या अपवर्ड जाएगी या डाउनवर्ड आएगी। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्या होगा, तो वो अब ऊपर की तरफ जाएगी, अगर प्राइस कम हो रहा था वो नीचे की तरफ जाएगी, वो ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। तो किस केस में नहीं जाएगी, वो प्राइस वाले में नहीं जाएगी। तो इसका आंसर भी क्या होगा, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्ट प्राइस, जब उत्पाद की कीमत में बदलाव होता है। उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फॉर ए कमोडिटी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लो द प्रोडक्ट इज। ठीक है, उसके अंदर क्या बोला गया है कि जब कोई कमोडिटी है उसकी जो डिमांड इलास्टिसिटी है वो कम है। ठीक है, तो वो कौन सा प्रोडक्ट है, मैंने आपको बताया था ना कि जिसकी डिमांड लोचदार नहीं होती वो प्रोडक्ट क्या होता है, हमारी ज़रूरत का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो दवाई है वो उसकी जो कर्व होती है वो इतनी लोचदार नहीं होती, उसके ऊपर कीमत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत की चीज़ है, चाहे उसकी कीमत ज़्यादा हो चाहे उसकी कीमत कम हो, वो हमें कंज्यूम करनी ही पड़ती है, लेनी ही पड़ती है, तो वो हमारी ज़रूरत की चीज़ है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इज नेसेसिटी, वो एक आवश्यकता होती है, जिसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसका आंसर क्या आएगा, राइट आंसर है इज अ नेसेसिटी, एक आवश्यकता है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्राइस विल रिजल्ट इन डैश व्हेन द प्रोडक्ट डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। जब उत्पाद की मांग पूरी तरह से बेलोचदार होती है। ठीक है जी, जब उसकी मांग पूरी तरह से बेलोचदार है, परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो कीमत में वृद्धि का परिणाम डैश होता है। तो अगर कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो उसका क्या होगा, पहला ऑप्शन दे रखा है उसने, एक निश्चित उत्पाद से कुल आय में वृद्धि होगी। ठीक है, उत्पाद की मांग की मात्रा में गिरावट आएगी, ये तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसने क्या बोला है, पूरी तरह से बेलोचदार है, मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी मांग की मात्रा में तो गिरावट आएगी नहीं। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन तो आ नहीं सकता, क्योंकि वो बेलोचदार है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी मांग की मात्रा में। किसी निश्चित उत्पाद से कुल आय में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये भी नहीं, आय में परिवर्तन तो आएगा। एक निश्चित उत्पाद से कुल आय में कमी नहीं होगी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, पहला आंसर आएगा, एक निश्चित उत्पाद से कुल आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब ये देखिए उसने क्या बोला है, एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है
लगा लो आप, ये लगा लो एक, मतलब पैरासीटामोल है, ठीक है, पैरासीटामोल 10 रुपये का आपको वो मिल जाता है, एक पत्ता मिल जाता है 10 रुपये का, ठीक है, 10 रुपये का पत्ता मिल जाता है और एक व्यक्ति 2 पत्ते खरीदता है, 20 रुपये के वो पत्ते खरीद कर ले जाता है, ठीक है, 10 रुपये का एक बिकता है, लेकिन वो पत्ते 15 रुपये का एक हो जाता है, ठीक है, वो पत्ता एक पत्ता 15 का हो जाता है, तो जो वो 2 पत्ते खरीदता था वो फिर से लेने आता है, तो वो 30 रुपये लगाकर वो दोनों के दोनों पत्ते ले जाता है, ठीक है, उसने मांग में कोई कमी नहीं करी ना, वो पहले भी 2 पत्ते लेकर जा रहा था, अब भी 2 पत्ते लेकर जा रहा है उनके दवाइयों के, ठीक है, उसने मांग में कोई कमी नहीं करी, क्योंकि वो एक ज़रूरत की चीज़ है, चाहे उसकी कीमत में बढ़ोतरी होगी 10 से 15 होगी, लेकिन उसकी वो ज़रूरत थी, उसको खानी पड़ेगी, वो लेकर गया, ठीक है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है, बनाने वाले के लिए फ़र्क पड़ा ना, रिवेन्यू होता है इनकम, आय, पहले वो 20 रुपये कमा रहा था 2 पत्ते बेचकर, अब वो 30 रुपये कमा रहा है, तो उसकी क्या बढ़ी, आय बढ़ी ना, तो इसका आंसर क्या आएगा कि एक निश्चित उत्पाद से कुल आय में वृद्धि हो जाती है। अब इसके उत्पादन से क्या हो जाती है, उत्पादन उतना ही था, 2 का ही था, सप्लाई उतनी ही थी, लेकिन क्या हो गया, प्राइस बढ़ने से, और वो इलास्टिक है, उसकी मांग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्या होगी, हमारी आय बढ़ रही 20 से, अब वो 30 रुपये कमाने लग गया 2 पत्ते बेचने वाला, ठीक है जी। तो इसका फर्स्ट आंसर आएगा ए राइज इन टोटल इनकम फ्रॉम ए सर्टेन प्रोडक्ट। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the total revenue from a product and the price moves in the same direction then the demand is। अब ये पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, इसने क्या बोला है, जैसे कि टोटल रिवेन्यू भी बढ़ रहा है और उसका प्राइस भी बढ़ रहा है, तो डिमांड क्या है, डिमांड क्या है, इसका आंसर क्या बताना है, डिमांड इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, अनरिलेटेड है या इन इलास्टिक है। तो आपको मैंने अभी अभी पीछे बताया ना, अभी अभी मैंने पीछे बताया था कि वो 2 पत्ते लेकर जा रहा था, 20 से वो 30 रुपये कमाने लग गया, इसमें भी उसने 2 ही पत्ते खरीदे और इसमें भी उसने 2 ही पत्ते खरीदे, लेकिन इसमें कीमत कितनी थी, 10 थी, इसमें कीमत कितनी थी, 15 थी, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, रिवेन्यू भी बढ़ रहा है, 15 रुपये भी बढ़ रहा है, ठीक है, उसका रिवेन्यू भी बढ़ रहा है और उसकी कीमत भी बढ़ रही है, ठीक है, तो डिमांड कितनी है, डिमांड तो 2 ही है, तो रिवेन्यू उसका 30 रुपये भी बढ़ रहा है और उसका प्राइस भी बढ़ रहा है, तो इनके अंदर क्या है, सेम डायरेक्शन जा रही है ना, प्राइस भी बढ़ रहा है, रिवेन्यू भी बढ़ रहा है, तो ये किस केस में है, जब डिमांड क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक है, डिमांड में कोई बदलाव नहीं होगा, उस वो वाला केस है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इन इलास्टिक, बेलोचदार, मांग उस केस में बेलोचदार होती है जिस केस में आय भी बढ़ती है, रिवेन्यू भी बढ़ता है मतलब, और हमारा कीमत भी बढ़ती है। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, द सप्लाई कर्व विल बी डैश व्हेन द सप्लाई इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। द सप्लाई कर्व विल बी डैश व्हेन द सप्लाई इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। अब मैंने डिमांड इलास्टिसिटी का डायग्राम तो आपको दिखा दिए, मैं आपको दिखाती हूँ सप्लाई इलास्टिसिटी के डिमांड, सप्लाई इलास्टिसिटी के ही, ठीक है। अब देखिए ये देखिए, अब जो मांग है, अब जैसे ही 5 केस किसके थे, मांग के थे, उसी तरह 5 केस किसके हैं, आपूर्ति के हैं, सप्लाई के हैं। ये देखिए, जो नॉर्मल हमारा जो सप्लाई कर्व होता है वो क्या होता है, ऐसे होता है, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे जो हमारी सप्लाई है वो बढ़ रही होती है, ठीक है, आपूर्ति बढ़ रही होती है। अब आ जाती है लोचदार कितनी है वो, अगर वो लोचदार है 1 से ज़्यादा, अब 1 तो आपको पता लग गया ना, मैंने मांग में भी समझाया, 1 तो आपको पता लग गया ना क्या होता है, कि जितने % आप, अब देखो पहले तो ये चीज़ देखो, मांग के साथ कीमत का क्या था, उल्टा संबंध था, कीमत बढ़ रही थी, मांग क्या हो रही थी, कम हो रही थी, लेकिन सप्लाई का क्या है, सीधा संबंध है, अगर कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई भी क्या है, बढ़ेगी, ठीक है जी, ये चीज़ माइंड में रखना। अब देखिए, अब उसने बोला है मोर देन, पहला अपना डायग्राम है कि कौन सा, कि जो इलास्टिसिटी और सप्लाई है वो क्या है, 1 से ज़्यादा है, कहने का मतलब कि अगर आप 10% की वृद्धि कर रहे हो कीमत में, ठीक है, तो 20% से ही सप्लाई बढ़ रही है, मतलब सप्लाई में वृद्धि ज़्यादा हो रही है, तो ये क्या है, 1 से ज़्यादा है, 20/10 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो वो 1 से ज़्यादा है, तो कहने का मतलब है कि वो मोर देन 1 इलास्टिसिटी है, सप्लाई की इलास्टिसिटी क्या है, सप्लाई कितनी लोचदार है, 1 से ज़्यादा लोचदार है, तो ये कहाँ पर जा रही है, ऐसे जा रही है ना, तो ये किसको टच कर रही है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है,
ठीक है। तो जब एक से ज़्यादा हो, मोर देन वन हो, तो जो हमारी सप्लाई कर्व है, ये सप्लाई कर्व है किसको टच करती है, ये वाई एक्सिस को टच करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यही आएगा कि टचिंग वाई एक्सिस। इस क्वेश्चन का आंसर भी यही आएगा, टचिंग वाई एक्सिस। स्पर्श वाई अक्ष को स्पर्श करती है। आपूर्ति लोच एक से अधिक होने पर आपूर्ति वक्र वाई एक्सिस को स्पर्श करेगा। ठीक है, यही आंसर था कि जब सप्लाई इलास्टिसिटी एक से ज़्यादा है तो वो कौन सी शेप बनाएगा, हॉरिजॉन्टल बनाएगा, वर्टिकल बनाएगा, वाई एक्सिस को करेगा या ओरिजिन से जाएगा। तो वो क्या करेगा, वाई एक्सिस को टच, वाई एक्सिस को क्या करेगा, वाई एक्सिस को टच करेगा। ये देखिए, अब यही केस था ना, फर्स्ट वाला ही केस था। तो यहाँ से वो वाई एक्सिस को ऐसे, यहाँ पर शो नहीं कर रखा बट वो ऐसे टच करेगा। अगर टच कर देंगे हम तो ऐसे टच करके जाएगा। तो ये तो था अपना क्वेश्चन के हिसाब से। अब मैं आपको और केस भी समझा देती हूँ। ये तो था जब वो एक से ज़्यादा है, ये है जब वो एक के बराबर है, यूनिटरी है। मतलब अगर आप 10% से ही कीमत बढ़ा रहे हो तो 10% से ही सप्लाई बढ़ रही है। तो 10/10 आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आई वो आई 1। तो ये वो वाला केस है जिसमें ये सीधा स्ट्रेट जाएगा। तीसरा केस है एक से कम, मतलब कि अगर आप 10% से कीमत को बढ़ा रहे हो तो जो आपकी सप्लाई है वो सिर्फ 5% से ही बढ़ रही है, उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इलास्टिसिटी कितनी आएगी, 5/10, 0.5 आएगी। तो वो क्या है, एक से कम है। तो इसके अंदर क्या होगी, थोड़ी सी ऐसे, थोड़ी सी नीचे बनेगी, वाई एक्सिस से थोड़ी सी दूर बनेगी। ये आप शेप में देख रहे हो ना, ये तो वाई एक्सिस को टच करती जा रही है, ये किसको टच करती जा रही है, ये एक्स एक्सिस को टच करती जा रही है, और ये किसको जा रही है, बिल्कुल बीच में से जा रही है। ठीक है, ये फ़र्क आप देख सकते हो डायग्राम में। तीसरा आता है अपना, जब प्राइस इलास्टिसिटी वो क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक है। मतलब कि कीमत में चाहे जितनी मर्जी बढ़ोतरी हो जाए, ठीक है, जितनी मर्जी बढ़ोतरी हो जाए, जितनी मर्जी कटौती हो जाए, जो सप्लाई रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी कमी या कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। तो वो कौन सा केस होता है, जब सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, बेलोचदार होती है। ठीक है, और पांचवा केस वो आ जाएगा जिसके अंदर क्या होती है, जो सप्लाई होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, वो बहुत ज़्यादा लोचदार होती है। कीमत अगर ना भी बढ़े ना भी कम हो तो भी सप्लाई अपनी मर्जी से यहाँ तो बढ़ जाती है, यहाँ कम हो जाती है, यहाँ तो सप्लाई बढ़ जाती है, यहाँ सप्लाई कम हो जाती है, चाहे कीमत स्थिर रहे। तो ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक का, ये परफेक्टली इनइलास्टिक का, ये वाला केस कौन, ठीक है। और ये वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया लेस देन यूनिटी का, ये वाला हो गया इक्वल टू यूनिटी का, और ये वाला हो गया मोर देन यूनिटी का। और इससे रिलेटेड अपना क्वेश्चन आया था जिसका आंसर आपने क्या किया है, टचिंग वाई एक्सिस। अब आगे है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट मेक द सप्लाई कर्व शिफ्ट इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, क्या कुछ उत्पादों की मांग में वृद्धि आपूर्ति वक्र को किसी भी दिशा में स्थानांतरित कर सकती है। ठीक है, अगर कोई उत्पाद है उसकी मांग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो उसकी सप्लाई पर कोई असर पड़ेगा नहीं, मांग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मांग और सप्लाई दोनों क्या हैं, अलग अलग फैक्टर हैं। मांग का सप्लाई पर फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा। ठीक है, उत्पाद की मांग में वृद्धि हो रही है तो आपूर्ति वक्र पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा कि आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन द सप्लाई। मांग का बढ़ोतरी होने पर उसकी सप्लाई में फ़र्क नहीं पड़ेगा। सप्लाई में फ़र्क तभी पड़ सकता है जब हम क्या कर दें, भी नए नए इंस्टीट्यूट खोल लें, नए नए साधन वगैरह खोल लें। ठीक है, अभी तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम यही रूल लगा के चलते हैं कि सारे के सारे साधन कांस्टेंट है, सिर्फ कीमत बढ़ रही है। तो इसमें क्या है, मांग का सप्लाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन सी द अपवर्ड स्लोप ऑफ ए फर्म सप्लाई कर्व ड्यू टू। हम डैश के कारण एक फर्म आपूर्ति वक्र की ऊपर की ओर ढलान देख सकते हैं कि जो ऊपर की ओर ढलान होती है वो क्यों होती है। ठीक है, जो सप्लाई कर्व है, अपनी सप्लाई कर्व, पहले तो आप सप्लाई कर्व देखिए अपनी कैसे होती है। सप्लाई कर्व होती है अपनी ऐसे, पॉजिटिव स्लैब होती है। ठीक है, उसकी ऊपर की तरफ ढलान जा रही है, तो वो क्यों जा रही है। पहला ऑप्शन है
पहला ऑप्शन है कंज्यूमर सी ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस। ठीक है, उपभोक्ता मात्रा और कीमत के बीच सकारात्मक संबंध देखता है। नहीं, ये ऑप्शन नहीं आ सकता। मात्रा और कीमत के बीच पॉजिटिव संबंध नहीं आ सकता। कीमत बढ़ रही है तो मात्रा कम ली जाएगी, कीमत कम हो रही है तो मात्रा ज़्यादा ली जाएगी। तो मात्रा और कीमत के बीच सकारात्मक संबंध नहीं है, नकारात्मक संबंध है। दूसरा ऑप्शन है द प्रोडक्शन एक्सपेंशन लीड्स टू यूज ऑफ इन्फीरियर इनपुट। उत्पादन विस्तार से घटिया आदानों का उपयोग होता है। नहीं, इन्फीरियर इनपुट्स का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं होगा। उत्पादन की अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन की लागत एक बिंदु से अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब कि ऊपर की तरफ क्यों सप्लाई हो रही है, ये आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन आएगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट विल राइज बियॉन्ड अ पॉइंट। ठीक है, जो कीमत है, हर अतिरिक्त वस्तु बनाने की जो कीमत है वो क्या है, एक बिंदु से ऊपर बढ़ जाती है। तो इसका आंसर सी आएगा कि जो अपवर्ड स्लोप है सप्लाई का वो क्यों है, ऊपर की तरफ क्यों है, इसी वजह से है कि जो एक्स्ट्रा यूनिट है, मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो क्या है, बढ़ती है। ठीक है, कॉस्ट बढ़ती है, वस्तु को बनाने की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है हर प्रत्येक यूनिट पर, इसी वजह से सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद इसका आपने सी आंसर लगा लिया। उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट चेंजिंग द प्राइस डैश मूव्स टू राइज इन ए कमोडिटी प्राइस। ठीक है, कीमत में बदलाव किए बिना डैश वस्तु की आपूर्ति में वृद्धि की ओर बढ़ता है। इसका कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा क्वेश्चन सही से नहीं लिखा हुआ, सही से प्रिंट नहीं हुआ, टाइप नहीं हुआ, सॉरी। देखो, हमने क्या करना है, कीमत पर कोई फ़र्क नहीं डालना, कीमत को नहीं बदलाव करना, लेकिन हमने सप्लाई को बढ़ाना है। तो हम कैसे बढ़ा सकते हो, हम कैसे बढ़ाएंगे, उसकी सप्लाई में ही, आपूर्ति में ही वृद्धि कर कर उसकी सप्लाई बढ़ा सकते हैं। और तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर हमने कीमत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी तो हम और किस तरीके से सप्लाई बढ़ा सकते हैं, और किसी और भी तरीके से नहीं हो सकती ना, उसकी सप्लाई बढ़ाकर ही सप्लाई बढ़ा सकते हैं हम उसकी। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपूर्ति में वृद्धि। अगर हमने प्राइस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी तो किसी वस्तु की सप्लाई तभी बढ़ेगी जब उसकी पीछे से उसका उत्पादन ज़्यादा होने लग जाए, उसकी पीछे से उसकी जो कि आपूर्ति में वृद्धि हो जाए। ठीक है, उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्टेन ईयर द वर्कर एक्सपीरियंस्ड बैड वेदर। ठीक है, इफ़ द रेस्ट ऑफ द वर्क फैक्टर रिमेन्स द सेम द सप्लाई कर्व ऑफ दैट प्रोडक्ट विल मूव इन विच डायरेक्शन। अब आप देखिए, एक वर्ष में श्रमिकों ने खराब मौसम का अनुभव किया। ठीक है, जो मौसम है वो बहुत खराब निकला। यदि शेष कारक समान है तो उस उत्पाद का पूर्ति वक्र किस दिशा में गतिमान होगा। ठीक है, किस दिशा में होगा। अब आपको मैंने बताया था सप्लाई कर्व। ठीक है, अब वेदर है वो क्या रहा है, वो खराब रहा है, तो इस वजह से क्या होगी, सप्लाई क्या होगी, कम होगी ना। प्रोडक्शन का कार्य, उत्पादन का कार्य इतना चलेगा नहीं, सप्लाई कम होगी। तो सप्लाई कम होगी तो वो किस तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी ना, अपवर्ड जाएगी। ठीक है, लेफ्टवर्ड जाएगी, सॉरी। ठीक है, ये आप दोनों थोड़ा सा ये भी देखिए आप, हमारी ये होती है हमारी सप्लाई कर्व और ये होती है हमारी डिमांड कर्व। जब सप्लाई कर्व में हो रही होती है बढ़ोतरी तो वो नीचे की तरफ आती है, राइटवर्ड आती है, राइटवर्ड आती है, राइटवर्ड आती है। जब सप्लाई में हो रही होती है कमी तो वो लेफ्टवर्ड जाती है, ऊपर की तरफ लेफ्टवर्ड जाती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब उसमें क्या बोला है कि मौसम ख़राब है तो उत्पादन कम हुआ, तो सप्लाई में क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है। तो वो अगर ये पहले ये कर्व बन रही थी तो अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर की तरफ मूव हो जाएगी, तो किस तरफ जाएगी, लेफ्टवर्ड जाएगी। ये तो है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, लेफ्टवर्ड हो जाएगी, वामपंथी हो जाएगी, वामपंथी हो जाएगी। ठीक है, अगर डिमांड का कोई केस आ जाए कि डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ती है तो वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। ठीक है, डिमांड ऊपर की तरफ बढ़ती है, राइटवर्ड बढ़ती है, और नीचे की तरफ क्या होती है, वो कम होती है। इस तरफ वो कम होती है, ऊपर की तरफ वो बढ़ती है और इस तरफ कम होती है। तो यहाँ पर सप्लाई की बात चल रही थी, सप्लाई कम होती है तो वो ऊपर की तरफ होती है, बढ़ती है तो सप्लाई नीचे की तरफ कम होती है, और बढ़ती है तो सप्लाई नीचे की तरफ आ जाती है। तो इसके अंदर सप्लाई हमारी क्या हो रही थी, कम हो रही थी, तो वो क्या है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। तो आंसर आएगा लेफ्टवर्ड। ठीक है, ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड चलेगी ना,
ये वाली साइड राइट साइड होती है और ये वाली साइड लेफ्ट साइड होती है, तो ये ऊपर की तरफ इस साइड चलेगी, तो ये कौन सी साइड होगी, लेफ्ट साइड चलेगी। इसकी लेफ्ट ये है, इसकी राइट ये है, तो ऊपर की तरफ गई है तो वो इसके लेफ्ट साइड गई है, तो इसका आंसर आएगा लेफ्ट वर्ड आएगा। सो ये थे अपने आज के MCQs। उम्मीद है मुझे आपको सारे के सारे MCQ समझ आए होंगे विद एक्सप्लेनेशन। सो प्लीज़ इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको कंटेंट मिल रहा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है जी। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ वगैरह आएँ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड हो सके, और ये CT मेंस के बहुत अच्छा सब्जेक्ट साबित होगा और आपको बहुत अच्छे मतलब आपके सिलेक्शन के लिए आपके जो 5 नंबर है ना वो आपके पक्के कर देगा। अगर वही 5 नंबर कंपटीशन से बाहर निकाल देंगे आपको, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन के अंदर सभी वो बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, हरियाणा GK पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इको कर रहे हो तो आपको आप ये लगा लो कि आप वो सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हो और साथ में इको कर रहे हो, तो मतलब कि आप उस कंपटीशन की दौड़ से आगे जा रहे हो, ठीक है, आप अपना सिलेक्शन की ओर पक्की हो रहे हो। सो प्लीज़ इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।